हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक नर्सेस। तो आइए हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हम लोग शुरू करने वाले हैं। और हम लोग के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लेसेंटा प्रीविया को देखा था। तो अगर हम एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की बात करें, ये हमारा आता है एपीएच के अंदर, यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज जो है ये एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के कारण भी होता है। तो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा वह असामान्य स्थिति है जिसमें कि प्लेसेंटा का आरोपण स्थल तो नॉर्मल होता है, यानी कि जहाँ पे आरोपण होना चाहिए वहीं पे होता है, परंतु गर्भस्थ शिशु यानी कि शिशु के जन्म लेने से पहले ही इसका प्रीमेच्योर पृथक्करण हो जाता है, यानी कि वहाँ से अपनी जगह से ये उखड़ जाता है जहाँ पे ज्वाइन होता है। इसके विपरीत प्लेसेंटा प्रीविया में प्लेसेंटा का आरोपण गर्भाशय के ऊपरी खंड के में न होकर निचले खंड में होता है। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता था कि आरोपण निचले खंड में होता था। तो अगर हम डायग्राम में बात करें, अगर ऐसे यूट्रस है तो जो प्लेसेंटा प्रीविया था उसमें तो आरोपण निचले भाग में हो रहा था, ठीक है, पर इसमें आरोपण तो ऊपर भाग में ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आरोपण हुआ और ये क्या हुआ, यहाँ से बीच से उखड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती थी। और ये ब्लीडिंग कभी बाहर भी आ सकती है, कभी इस अगर ये चारों जगह से जुटा जुटा हुआ है, बीच में ब्लीडिंग हुई तो ये यहाँ पे जमा भी रह सकता है। तो इस तरह के अलग अलग वो होते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि एब्रेप्सियो जो प्लेसेंटा प्रीविया था वो नीचे में ज्वाइन हो रहा था, और जो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा है ये ऊपर में सही जगह पे ज्वाइन होकर परंतु पहले ही उखड़ जाता है। तो जो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा जो होता है ये प्रसव पूर्व रक्तपात यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज के लगभग 35% केसेस में देखा जाता है। अब हम लोगों को पता ही है। और फिर जैसे कि अगर 150 डिलीवरी हो रही है तो इसमें से लगभग एक केस में एब्रेप्सियो प्लेसेंटा देखा जाएगा। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण जो है इसका तो अज्ञात है, इसको पता ही नहीं है कि क्या है, पर जो संभावित कारण है जो लोग अनुमान लगाते हैं उस कारण की बात करें तो सबसे पहले आता है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा के कारण हो सकता है, मतलब पहले हो सकता है मतलब पृथक्करण। तो जैसे ट्रॉमा में क्या हो सकता है, जैसे कि गिरना, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है वो गिर गई या फिर उसके एब्डोमेन में या फिर उसके पेट में किसी तरह का चोट लग गया, किसी वस्तु से प्रहार हो गया उसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद फिर सड़क दुर्घटना हो गई या फिर ज़्यादा अधिक बल लगाकर जो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन किया गया। सिफेलिक वर्जन आप लोगों को पता होगा कि जो सर है बच्चे का वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में घुमाया जाता है। तो अगर इसमें ज़्यादा ताकत लगा दिया गया तो हो सकता है प्लेसेंटा उखड़ जाए। फिर एमनियोसेंटेसिस के दौरान जो सुई से वो पंचर हो गया तो इसकी वजह से हो सकता है। फिर होता है दूसरा कारण, वो होता है यूट्राइन वॉल्यूम का कम हो जाना, यानी कि गर्भाशय का जो आयतन है उसका कम हो जाना। गर्भाशय का आयतन कैसे कम हो सकता है? तो वो कम हो सकता है फ्लूइड की तेजी से बाहर निकलने के कारण। अगर एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर निकल गया तेजी से तो ऐसा हो सकता है। या फिर जो झिल्लियाँ है वो समय से पहले ही फट जाती है तो इसके कारण हो सकता है। फिर जो ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान प्रथम शिशु के जन्म के बाद जब ट्विन प्रेगनेंसी होता है, जब पहला बच्चा जन्म ले लिया तो हो सकता है प्लेसेंटा उखड़ जाए वहाँ से, तो इस वजह से हो सकता है। तो उस टाइम अचानक से उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर जो रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले होता है हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के कारण एब्रेप्सियो प्लेसेंटा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इसका। फिर जो है सुपाइन हाइपरटेंशन। सुपाइन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो महिला है अगर वो सुपाइन पोजीशन में यानी कि सीधा लेटती है तो क्या होता है कि उसके ऊपर दबाव पड़ता है और जिसके कारण से कि वो हो सकता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हो सकता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जैसे कि थ्रोम्बोफिलिया, और या फिर जैसे कि अल्कोहल या कोकेन का सेवन करना गर्भावस्था के दौरान, सिगरेट जो अगर महिला पीती है, या फिर उसका उम्र 35 साल से ज़्यादा है, या फिर पहले जो है बहुत बार वो गर्भवती हो चुकी है, बहुत बार डिलीवरी हो चुका है उसका, जैसे कि 4-5 शिशुओं का जन्म दे चुकी है, तो जो है प्रीमेच्योर पृथक्करण की समस्या बढ़ जाती है। फिर जो है या फिर उसका नाभि नाल यानी कि जो उसका वो है वो छोटा होना नाभि नाल का, तो जिससे क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड अगर छोटा होगा तो वो खींचा जाता है किसी तरह से और वो उखड़ सकता है। फिर यूट्राइन फिब्रॉइड्स यानी कि जो प्लेसेंटा है उसका आरोपण जो है वो फिब्रॉइड्स के ऊपर हो गया, यानी कि उसके आरोपण का स्थल के पीछे फिब्रॉइड्स है, तो इसके कारण से उखड़ने की संभावना हो जाती है। फिर विटामिन B9 जिसको कि हम लोग फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी कमी के कारण, या फिर कमजोर सामाजिक व आर्थिक स्तर, इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें महिला स्ट्रांग नहीं है, विटामिन उसको सही से नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से सामाजिक या आर्थिक कारण वजह से हो सकता है। फिर हिस्ट्री ऑफ एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, ये तो बहुत बड़ा कारण है, अगर पहले हो चुका है तो बाद में भी चांसेस रहते हैं ज़्यादा होने के। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है व्यक्त जिसको हम लोग रिवील्ड टाइप बोलते हैं, दूसरा होता है अव्यक्त जिसको हम लोग कंसील्ड टाइप बोलते हैं, और तीसरा होता है मिश्रित यानी कि मिक्स टाइप। जो कंसील्ड टाइप है ये कम होता है, पर जो रिवील टाइप है और जो मिक्स टाइप है ये ज़्यादा होता है। जो रिवील टाइप होता है इसमें क्या होता है
कि जो सेपरेशन के बाद ब्लड जो है वो वेजाइना से बाहर निकलता है, यानी कि हमें ब्लड दिखता है, इसलिए वो व्यक्त हो गया, ये रिवील हो गया। फिर जो कंसील टाइप होता है, इसमें प्रीमेच्योर सेपरेशन के बाद वेजाइना से ब्लड नहीं निकलता है, अपितु प्लेसेंटा के पीछे झिल्लियों में या डेसिडुआ के मध्य जमा रहता है, तो इसको बोलते हैं अव्यक्त टाइप, क्योंकि इसमें हमको ब्लीडिंग दिखता ही नहीं। फिर मिक्स टाइप में क्या होता है कि मिक्स नाम से पता चल रहा है कि रिवील्ड भी होता है, कंसील्ड भी होता है, मतलब इसमें दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इसमें कुछ ब्लड तो सेपरेशन के बाद यूनिमार्क से निकल जाता है और कुछ ब्लड जो है वो उसके पीछे ही जमा रहता है। ये काफ़ी केसेस में पाया जाता है। फिर इसका अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले अगर हम रिवील्ड टाइप की बात करें, इसमें क्या होता है, तो इसमें तो हमें नॉर्मल दिखता है कि हाँ सामान्य स्थिति में जो परिवर्तन है ब्लीडिंग के अनुसार मात्रा के अनुसार ही होता है। फिर जो पेट दर्द हमें दिखने को मिलता है, फिर हमें दिखता है कि वेजाइना से ब्लड बाहर निकल रहा है गहरा लाल रंग का, और रक्तस्राव जो है माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक रक्तस्राव हो सकता है। फिर महिला की अगर सामान्य स्थिति की बात करें तो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको एनीमिया हो सकता है, उसका जो है वो मतलब पीलापन पड़ सकता है या सफ़ेद पड़ सकता है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ब्लीडिंग की मात्रा से ही संबंधित होते हैं। अगर ज़्यादा होगा तो इस तरह की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर होता है हमारा योनि मार्ग से रक्त बाहर निकल जाने के कारण जो फंडल हाइट है, यानी कि जो मतलब कि पेट जो महिला को निकला हुआ रहता है वो उसकी जो है वो कम हो जाती है, मतलब कि लेकिन अब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है तो अवधि के अनुसार ही होती है, जो उसका फंडल हाइट है वो उतना ही रहेगा, मतलब कि बच्चा एक तरह से ठीक रहता है। फिर इसमें अगर शॉक के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन यूरिया हो सकता है, इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया के लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ केसेस में ही पाया जाता है, सारे केसेस में नहीं पाए जाते। फिर फीटल हार्ट साउंड जो है वो उपस्थित होता है। फिर क्लॉटिंग टाइम जो है या फिर जो फिब्रिनोजन लेवल है ये नॉर्मली होता है। फिर अगर हम मिक्स टाइप की बात करें, ठीक है, तो इसमें तेज और लगातार दर्द होगा, योनि मार्ग से ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग की मात्रा कम होती है क्योंकि कुछ तो ब्लीडिंग तो अंदर ही रहता है। फिर जो सामान्य स्थिति है हीमोग्लोबिन लेवल, ये सब ब्लीडिंग से सीधे सीधे संबंधित नहीं होता, क्योंकि ब्लीडिंग की कुछ मात्रा योनि के मार्ग के बाहर आती है जबकि विजिबल होती है, लेकिन कुछ जो है वो विजिबल नहीं होता है। फिर संभावित रक्त के गर्भावस्था के अंदर एकत्रित होने के कारण फंडल हाइट की अवधि तुलना से अधिक हो सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग अंदर जमा हो रहा है तो फंडल हाइट और ऊंचा दिखेगा। फिर शॉक जो है वो दिख सकता है, यानी कि एनीमिया, प्रोटीन यूरिया, ओलिगो यूरिया, ये सारी चीज़ें लक्षण जो है दिख सकता है। फिर फीटल हार्ट साउंड जो है वो अनुपस्थित रहता है, मतलब बच्चा एक तरह से खत्म ही है। फिर अधिकांश केसेस में क्लोटिंग टाइम बढ़ जाता है और फिब्रिनोजन जो है लेवल वो घट जाता है। फिर अगर हम क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको जो है 4 भाग में बांटा गया है, जिसमें कि ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। 0 में जो है वो लक्षण अनुपस्थित होते हैं तो इसको तो ज़्यादा करते नहीं हैं। फिर जो है तो ग्रेड 1, 2, 3 इसको कंपेयर यहाँ पे किया जाता है कि ग्रेड अगर हम टोटल 100 केसेस मान लें तो उसमें से 48 केसेस जो है वो ग्रेड 1 के होंगे, 28 ग्रेड 2 के और 24 ग्रेड 3 के। टाइप की बात करें तो ये हल्का टाइप का होता है, ये मध्यम टाइप का होता है, ये गंभीर टाइप का होता है। फिर अगर हम बात करें कि ब्लीडिंग कितना निकलता है तो इसमें बहुत कम निकलता है ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में मीडियम निकलता है, ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा निकलता है। यूट्राइन अगर टेंडरनेस की बात करें तो टेंडरनेस मतलब कि टाइट जैसा जो फील होता है, तो इसमें हल्का से टेंडर होता है, इसमें माइल्ड टेंडर रहता है, इसमें माइल्ड टू सीवियर रहता है। फिर अगर बीपी की बात करें तो इसमें नॉर्मल होता है, इसमें घटा हुआ हो सकता है और इसमें घटा हुआ ही होता है, इसमें हो सकता है, इसमें होता है। फिर अगर हम बात करें पल्स रेट की तो पल्स रेट इसमें नॉर्मल होता है, इसमें टैकीकार्डिया यानी कि जो हमारा बीपी है वो बढ़ा हुआ रहता है, और जो इसमें टैकीकार्डिया हो सकता है इसमें होता ही है ग्रेड 3 में। फिर अगर हम बात करें शॉक की तो शॉक इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है, यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो शॉक भी होगा। फिर फीटल डिस्ट्रेस की बात करें तो इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें भी प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम हार्ट साउंड की बात करें, जो फीटल हार्ट साउंड होता है ये इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है और ग्रेड 3 में भी एब्सेंट रहता है। फिर फिब्रिनोजन लेवल की बात करें तो इसमें नॉर्मल रहता है, इसमें घटा हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा घटा हुआ रहता है। इसमें हम जांचें कौन कौन सी करवाते हैं, तो अगर हम जांचों की बात करें तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर सीबीसी करवाते हैं, फीटल मॉनिटरिंग करवाते हैं, क्लॉटिंग टाइम देखते हैं, फिर फिब्रिनोजन लेवल देखते हैं, फिर पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग जो इसमें लक्षण जो है ये देखते हैं कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, सर्विक्स जो है क्लोज रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें तो मृत्यु के कारण को संभावना को बढ़ा देती है। और डायग्नोसिस लेट से होता है तो, या फिर कंसील्ड हेमरेज है बहुत ज़्यादा है तो, या फिर जो सीवियर एब्रेसिव प्लेसेंटा है तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है फिर क्या हो सकता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो शॉक हो सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो शॉक हो सकता है। फिर ओलिगो यूरिया या फिर एन यूरिया हो सकती है। ओलिगो यूरिया क्या होता है कि 400 से 100 ml
यानी कि 100 से 400 ml के बीच अगर यूरिन निकलता है तो उसको ओलिगोयूरिया बोलते हैं, और अगर 100 ml से भी कम निकलता है तो उसको हम बोलते हैं एनयूरिया। फिर यूट्रस की एटोनिसिटी के कारण यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है। फिर फीटल डेथ जो रिवील टाइप में जो है वो कम होता है, क्योंकि हमें दिख जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है तो हम कुछ ना कुछ इलाज कर लेते हैं। और जो डेथ होने का कारण होता है वो होता है अपर्याप्त ऑक्सीजन की पूर्ति, यानी कि ऑक्सीजन का सही से नहीं पहुंच पाना। फिर माता की जो मृत्यु है उसकी जो है ब्लीडिंग के कारण मृत्यु होती है। फिर इसका हम प्रिवेंशन की बात करें तो महिला को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, नशीली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, बीपी वाला जो बीमारी होता है यानी कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो बीमारी होती है जैसे कि प्री इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया, इसका पहले ही इलाज करवा लेना चाहिए। फिर महिला को गर्भावस्था के दौरान नियमित अंतराल पर पूर्व विजिट करनी चाहिए। फिर एमनियोसेंटेसिस के दौरान नीडल पंचर सही से करना चाहिए। पॉलीहाइड्रोएमनियोस के दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है उसको अचानक से बाहर निकालने के कारण भी ऐसा हो सकता है, तो उसको आराम से रप्चर करना चाहिए। फिर सुपाइन हाइपोटेंशन को कम करने के लिए जो है उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन दिया जाता है, यानी कि पार्श्वशील स्थिति, यानी कि लेफ्ट साइड घुमा के महिला को बोलता है सोने के लिए कि बाएं तरफ घूम के सोइए। फिर प्रेगनेंसी के दौरान महिला को किसी भी प्रकार की ट्रॉमा से बचाना चाहिए। फिर एब्रेसिव प्लेसेंटा के लक्षण को शुरुआती हालात में ही पहचान कर उसका उपचार कर देना चाहिए। फिर अगर हम इसको मैनेजमेंट की बात करें, प्रिवेंशन देख लिया, अब हम देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, फिर उसके महिला का परीक्षण करेंगे। परीक्षण में क्या क्या करेंगे कि उसके वाइटल साइन को चेक करेंगे, ब्लीडिंग की मात्रा को चेक करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे कि उसका हाइट देखेंगे और ब्लीडिंग का देखेंगे कितना है। फिर कोगुलेशन डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे कि कहीं इसको कोई डिसऑर्डर तो नहीं होगा, जैसे DIC वगैरह जो होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये सारी बीमारी के बारे में देखेंगे। उसके लिए हम चेक करते हैं फ्यूरिनोजन लेवल देखते हैं, हीमोक्रिट लेवल, ये सारी जो ब्लड चेक है ये सब करते हैं। फिर इसको जो हीमोग्लोबिन लेवल है, ABO है, उसका RH ग्रुपिंग है, सारी चीज़ें चेक करेंगे और एलुगोयूरिया फिर एन्यूरिया की स्थिति देखेंगे। फिर उसमें जो जटिलता है उसका पता लगाने के लिए मॉनिटर करेंगे उसको। फिर जो फीटल हार्ट साउंड है इसका भी चेक करेंगे। फिर इसका जो मैनेजमेंट होता है इसको दो भाग में बांटा गया, पहला है जनरल मैनेजमेंट, दूसरा है डेफिनेटिव मैनेजमेंट, यानी कि सामान्य उपचार या फिर निश्चयात्मक उपचार। तो अगर सामान्य उपचार की हम बात करते हैं यानी कि जनरल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है सबसे पहले आरएल शुरू कर देंगे, महिला को कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे, और अगर ज़रूरी हुआ तो क्रॉस किया हुआ जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करेंगे, और महिला और बच्चे की कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर हम देखेंगे इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अगर हम सबसे पहले बात करें तो रिवील टाइप की, तो रिवील टाइप में क्या करते हैं कि अगर प्रसव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो कृत्रिम रूप से हम खुद से उसको रप्चर करके वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे और C सेक्शन भी चेक करते रहेंगे। फिर अगर इसका सेकंड स्थिति की बात करें तो 37 सप्ताह से अगर कम है तो इसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रेस अगर नहीं है तो 37 सप्ताह तक उसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद डिलीवरी करवाएंगे। अब हम देखते हैं स्थिति 3 के बारे में। तो स्थिति 3 में है कि प्रेगनेंसी की अवधि अगर 37 सप्ताह से कम है और प्रसव प्रक्रिया भी आरंभ नहीं हुई है तो महिला को लगातार अगर गंभीर रूप से ब्लीडिंग हो रही है तो मेम्ब्रेन को कृत्रिम रूप से रप्चर करके ऑक्सीटोसिन ड्रिप चालू कर देंगे और वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे। फिर अगर हम स्थिति 4 की बात करें तो यदि महिला में प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है परंतु गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से अधिक है तो झिल्लियों को कृत्रिम रूप से रप्चर करके ऑक्सीटोसिन ड्रिप प्रारंभ करके और शुरू कर देंगे। फिर होता है सिजेरियन सेक्शन के निर्देश। एब्रेसिव प्लेसेंटा के दौरान निम्न स्थिति की मौजूदगी में गर्भावस्था का समापन सिजेरियन सेक्शन द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन सी स्थिति है? अगर झिल्लियों को कृत्रिम रूप से रप्चर करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, अगर हम खुद से उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो झिल्लियों को कृत्रिम रूप से रप्चर करना, तो रप्चर करने के 6 से 8 घंटे बाद भी प्रसव प्रक्रिया की प्रगति नहीं हो पा रही है तब। फिर जब सर्विक्स फेवरेबल नहीं हो, तो जब सर्विक्स फेवरेबल नहीं होता है तो भी किया जाता है। जब गर्भस्थ शिशु में डिस्ट्रेस उपलब्ध हो या फिर जब महिला में जटिलता उत्पन्न होने लगे तथा सामान्य स्थिति बिगड़ने लगे तब। तो ये हो गया सिजेरियन सेक्शन के निर्देश। फिर हम देखेंगे दूसरा हमारा जो है वो है मिक्स्ड या कॉन्सील्ड टाइप के जो होते हैं प्लेसेंटा एब्रेसियो, उसके उपचार के बारे में कि उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से रप्चर करेंगे इसमें भी और ऑक्सीटोसिन ड्रिप प्रारंभ करेंगे और इंड्यूस्ड कर देंगे लेबर को और वेजाइनल डिलीवरी करवा देंगे। यदि 6 से 8 घंटे के बाद भी यदि हम ARM करते हैं यानी कि कृत्रिम रूप से अगर हम रप्चर करते हैं और उसके 6 से 8 घंटे के बाद भी अगर प्रसव प्रक्रिया में प्रगति नहीं हो रही है तो
या फिर सर्विक्स जो है वो क्लोज है तो सीजरियन सेक्शन करवा देंगे। तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो रिवील्ड टाइप का, दूसरा है कंसील्ड या मिक्स्ड टाइप का। तो रिवील्ड टाइप पे 4 स्थिति है, स्थिति 1 2 3 4। 1 में है यदि महिला प्रसव में है, प्रसव में है तो कृत्रिम रूप से हम झिल्ली को फाड़ेंगे, वजाइनल डिलीवरी करा देंगे। सेकंड, अगर अवधि 37 सप्ताह से कम है और महिला के अंदर कोई डिस्ट्रेस नहीं है, महिला या शिशु के अंदर, तो हम गर्भावस्था को जारी रखेंगे और जब खत्म होगा 37 सप्ताह पहुंच जाएगा उसके बाद हम वेजाइनल डिलीवरी कराएंगे। तीसरी स्थिति में अगर 37 सप्ताह से कम है लेकिन शिशु में गंभीर रूप से ब्लीडिंग हो रही है तो कृत्रिम रूप से रप्चर करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे, डिलीवरी करवा देंगे। यदि चौथी स्थिति में यदि परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है परंतु गर्भावस्था की अवधि 37 सप्ताह से अधिक है, यानी कि कोई भी दिक्कत मतलब कि प्रसव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई लेकिन अवधि जो है वो 37 सप्ताह से अधिक है, तो क्या करेंगे कि झिल्ली के कृत्रिम रूप से रप्चर करेंगे, ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगे, डिलीवरी करवा देंगे। और दूसरा है कंसील टाइप का या मिक्स टाइप का, इसमें क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, झिल्ली को रप्चर करेंगे और आवश्यकता अनुसार ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा के अगर प्रसव प्रक्रिया में संतुष्टिप्रद प्रगति हो रही है तो योनिमार्ग से डिलीवरी यानी कि वेजाइनल डिलीवरी, और अगर प्रगति नहीं हो रही है तो सीजेरियन सेक्शन। इसके अंदर भी वही है कि 6 से 8 घंटे के बाद भी अगर प्रसव प्रक्रिया में प्रगति नहीं हो रही है या फिर सर्विक्स क्लोज है तो कृत्रिम रूप से रप्चर करेंगे, और या फिर कृत्रिम रूप से अगर रप्चर करना भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब कृत्रिम रूप से हम रप्चर नहीं कर सकते हैं, तब हमें सी सेक्शन करना है। तो ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा ये, इसमें दोनों में अंतर है। तो जिन्होंने पूरा पढ़ ही लिया है तो इसमें नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि एक असमान स्थिति है जिसमें कि निचले भाग में आरोपित होता है, इसमें पहले ही उखड़ जाता है। फिर पेनलेस डिलीवरी होता है, इसमें पेन वाला होता है। इसमें रिवील्ड होता है, इसमें रिवील्ड होता भी है नहीं भी होता है। फिर इसमें चमकीला लाल होता है क्योंकि उसी टाइम ब्लीडिंग हो रही है, जिस टाइम ब्लीडिंग होती है उसी टाइम बाहर भी निकल रहा है। गहरा लाल होता है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग जो है लेट से होता है, कि जब रिवील होता है फिर धीरे धीरे होता है। अगर कंसील्ड होता है तो वो भी नहीं होता है, तो इसलिए फिर यही सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ कुछ अंतर हैं जो कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, हमने पहले ही भी डिस्कस किया है इसको। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हाइड्रोटिफॉर्म मोल या फिर वेसिकुलर मोल। तो इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए अभी तक यहीं तक। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।